दोस्तों बात करें जो एनवीडिया और एएमडी के बीच की लड़ाई थी यार, ये हमेशा से चलती हुई आ रही थी, लेकिन एएमडी है ना इस लड़ाई में थोड़ा सा पीछे हो रही थी। लेकिन अब लग रहा है जिस तरीके से सीपीयू के अंदर एएमडी ने इंटेल को पूरी तरह से हरा दिया है ना, मतलब हरा ही दिया और कुछ समय में आगे भी छोड़ देगी क्योंकि उनका मार्केट शेयर काफी ज्यादा खाती जा रही है। वही लग रहा है इस बार एनवीडिया को हराने की पूरी तैयारी एएमडी की, क्योंकि एएमडी ने अपने नए 6000 सीरीज के जो जीपीयूज है वो रिलीज करे हैं, लेकिन उनकी जो यूएस में प्राइसिंग है, जो पावर कंजम्पशन ले रहे हैं, जो परफॉर्मेंस दे रहे हैं ना, वो काफी ज्यादा कमाल की बात है। और लग रहा है कि एनवीडिया और एएमडी के बीच में जो लड़ाई है ना वो भी काफी ज्यादा घमासान होने वाली है। चलिए इसके बारे में बात करते हो, पता लगाते हैं यहाँ पे एएमडी के पास क्या क्या हथियार हो सकते हैं। तो वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आए तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सबसे पहले यहाँ पे बात करने वाला हूँ कि एएमडी देखा है तो जीपीयू पे अच्छे तरीके से काम कर रही थी, लेकिन मार्केट में जो एंथुसियास्ट और जो पीसी वाला मार्केट है, इवन लैपटॉप्स के अंदर जीपीयूज होते हैं, वहां पे एएमडी के जीपीयूज इतने ज्यादा पॉपुलर नहीं थे। जीसीएन आर्किटेक्चर आरडीएनए यानी कि 5000 सीरीज काफी ज्यादा पॉपुलर हो गई थी, लेकिन उतनी ज्यादा नहीं थी, क्योंकि मेजॉरिटी लैपटॉप्स अगर मार्केट में देखने जाओ ना, मतलब एएमडी का जो जीपीयू होता है वो काफी कम लैपटॉप्स में देखने को मिलता है। और लैपटॉप की बात छोड़कर हम असेंबल कंप्यूटर्स की बात करें तो काफी सारे कम ही लोग होते हैं जो एक्जैक्टली एएमडी का जीपीयू यूज करते हैं। ज्यादातर लोग एनवीडिया का जीटीएक्स या आरटीएक्स यूज करते हैं। कॉमन सेंस बात है कि एनवीडिया में परफॉर्मेंस अच्छी, आपको ज्यादा अच्छी वैल्यू मिल रही है, गेम्स में भी अच्छा ऑप्टिमाइजेशन मिल रहा है। लेकिन क्या होता है कि एएमडी है ना वो धीरे धीरे सालों से काम कर रही थी। अब आप खुद याद रखो, एएमडी का जो जीसीएन आर्किटेक्चर था वो यूज कर चुके हैं। इसके साथ ही जो इससे पहले जो कंसोल जनरेशन थी PS4 एक्सबॉक्स, वहां पे वो अपने एएमडी अपने जीपीयू प्रोवाइड कर चुकी है। इसके साथ ही एप्पल के सभी मैकबुक्स और जो मैक प्रो कंप्यूटर्स होता है उनके अंदर वो जीपीयू प्रोवाइड कर रहे हैं। यहां तक की बात करें जो रिसेंट जो करंट जो नेक्स्ट जनरेशन गेमिंग कंसोल होने वाली है सीरीज एक्स और PS5, उनके अंदर भी एएमडी का सीपीयू एएमडी का ही जीपीयू लगा हुआ है। अब बारी आती है पीसी और लैपटॉप वाले मार्केट में, और लग रहा है कि यहाँ पे कहानी पूरी बदल सकते हैं। यहाँ पे देखा जाए तो अभी एनवीडिया ने 3000 सीरीज रिलीज करी थी। 3080 3090 3070 ग्राफिक कार्ड्स थे, अच्छे थे, बहुत महंगे थे। लेकिन एएमडी ने क्या किया कि उनसे ही लड़ने के लिए ग्राफिक कार्ड्स बनाए जो कि उनसे सस्ते भी होंगे और साथ ही साथ उनसे कम एनर्जी कंजम्पशन भी लेंगे। यस, जैसे AMD का RX 6800 आपको देखने को मिलता है। उसकी खास बात यह है कि वो RTX 3070 और 2080 Ti से compete करेगा। देखा जाए तो 2080 Ti के राउंड से प्लेस किया गया इस प्राइसिंग के मामले में, लेकिन उससे कम पावर ले रहा है और बेटर परफॉर्मेंस दे रहा है। इवन 3070 ऐसी जो RTX 3080 है उसके लिए उन्होंने बनाया RX 6800 XT ग्राफिक कार्ड को, और ये भी बोला है कि यहाँ पे जो पावर कंजप्शन है ना वो उसका 300 वॉट रहेगा और प्राइसिंग भी लो रहेगा, लेकिन परफॉर्मेंस आपको अच्छी देखने को मिलेगी। और जो सबसे RTX 3090 जो वो 8K गेमिंग से प्रमोट कर रही है एनवीडिया, अगर आप लोग को याद है तो वो जो 8K गेमिंग का जो ग्राफिक कार्ड है ना उससे लड़ने के लिए 6900 XT को बनाया है। अब 6900 XT की बात ये कि यहाँ पे 4K HDR गेमिंग के लिए उन्होंने बोला है ये करेगा, 8K गेमिंग का नाम नहीं लिया। लेकिन देखा तो बेंचमार्किंग वगैरह में जो परफॉर्मेंस है ना ये है ना RTX सीरीज के आगे निकल चुकी है, यानी कि 3090। और खास बात ये कि 6900 XT जो ग्राफिक कार्ड है AMD का फ्लैगशिप, इसकी कीमत है $1000, $1500 का देखने को मिलता है RTX 3090, यानी कि पूरे $500, यानी कि लगभग अगर हम कंपेयर करूँ ना तो ऑलमोस्ट अगर AMD का ग्राफिक कार्ड की कीमत 50% ज़्यादा कर दे तो वो आती है लगभग RTX 3090 के करीबन। ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ है। इसके साथ ही इनके अंदर आपको जो हार्डवेयर लेवल वाली जो रे ट्रेसिंग होती है उसका सपोर्ट देखने को मिल रहा है। इवन ये भी इससे पहले जितने भी रे ट्रेसिंग वाले गेम्स थे ना उन्हें भी चीज़ सपोर्ट करेगी, ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ है। लेकिन बात की जाए जो बेंचमार्क्स AMD ने शो करे थे ना वहाँ पे आपको कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें देखने को मिलती है, जैसे कि रेश मोड या फिर स्मार्ट एक्सेस मेमोरी कंट्रोल। मतलब कि क्या है कि थोड़ी बहुत ट्वीकिंग वगैरह करके ये जो AMD है ना ये ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस अचीव कर पा रही है रे ट्रेसिंग वाले जो RTS ग्राफिक कार्ड होते हैं ना एनवीडिया के, उनके कंपैरिजन में। लेकिन कहानी सब यही नहीं है। मुझे क्या लग रहा है कि AMD क्या है कि धीरे धीरे अपना इकोसिस्टम बिल्ड करने की कोशिश कर रही है। यानी कि अगर हम बात करें एनवीडिया ग्राफिक कार्ड बनाती है, वो मदरबोर्ड आपके चिप्स नहीं बनाते, प्रोसेसर नहीं बनाते। इंटेल है वो मदरबोर्ड का आर्किटेक्चर होता है और प्रोसेसर वगैरह होता है, ये सब बनाते हैं। लेकिन AMD के पास ये चीज़ है कि AMD एक तरह से देखा जो कंट्रोल और मोनोपोली क्रिएट कर सकती है यहाँ पे वो चाहे तो, और इसी डायरेक्शन में वो काम कर रहे हैं। राइजन सीरीज से वो प्रोसेसर में आ गए, प्रोसेसर में आती मदरबोर्ड्स पे आ गए, और वो ग्राफिक कार्ड्स में आना चाहते हैं। और AMD ने प्रॉमिस किया कि अगर RX सीरीज से अगर आपको बेस्ट पॉसिबल परफॉर्मेंस चाहिए तो आप AMD का प्रोसेसर और AMD का ग्राफिक कार्ड यूज करो। सारा कॉम्बिनेशन यूज करके और स्मार्ट एक्सेस मेमोरी कंट्रोल वगैरह करके आपको बेस्ट पॉसिबल परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी।
जी हाँ, यानी अगर किसी को अगर बेस्ट पॉसिबल परफॉर्मेंस चाहिए, अगर AMD के ग्राफिक कार्ड के साथ अगर AMD का CPU दोनों चीज़ें यूज़ हो रही है ना, आपको बेस्ट पॉसिबल परफॉर्मेंस मिलेगी। और जिस तरीके से जो प्रॉपर यूटिलाइजेशन होता है ना सिस्टम का, वो ऐसे ही होगा। इससे आप कंसोल से समझ सकते हैं, यानी कि कंसोल में क्या रहता है कि आपका GPU CPU फिक्स रहता है और उसके हिसाब से जो डेवलपर होता है वो डिज़ाइन करता है चीज़ें। लेकिन यहाँ पे AMD भी ऐसे कुछ करने की कोशिश करी है, वो रिकमेंड करेगी अगर आपके पास Ryzen 5 है तो 6800 लो, Ryzen 7 है तो 6800 XT लो, Ryzen 9 है तो 6900 XT लो। इस तरीके से वो रिकमेंड भी कर रहे हैं ग्राफिक कार्ड को। अब इसके पीछे का लॉजिक जो मुझे समझ में आता है वो ये है कि वो पूरा मार्केट में मोनोपोली और पूरा इकोसिस्टम बना देना चाहते हैं, जिसका मतलब ये कि अगर कोई AMD का CPU ले और उसके अंदर उसे बेस्ट पॉसिबल परफॉर्मेंस चाहिए और सारे फीचर्स यूज करना चाहता है तो वो सस्ते में AMD का ही ग्राफिक कार्ड ले ले और ओवरऑल उसे कम पैसा देना पड़ेगा और रे ट्रेसिंग वाले के बराबर या उससे थोड़ी सी कम या फिर उससे कुछ केसेस में ज्यादा परफॉर्मेंस भी मिल सकती है और ये चीज उसके लिए काफी सही हो सकती है। लेकिन पिछले कुछ समय से देखा जाए तो जो AMD है ना वो इंटेल के दांत खट्टे कर चुकी है और इंटेल का मार्केट शेयर कम हो गया और AMD लोग प्रेफर कर रहे हो। और ज्यादा से ज्यादा कंप्यूटर जो आज के समय जो लोग बिल्ड कर रहे हैं ना उनमें AMD होता है। काफी सारे लैपटॉप्स में भी आपको AMD का प्रोसेसर देखने को मिलता है, ये काफी बढ़िया चीज हो जाती है। लेकिन अगर क्या हो कि अगर आपको AMD प्रोसेसर बेस्ट पॉसिबल ग्राफिक परफॉर्मेंस भी चाहिए तो लोग AMD का GPU लेंगे और जब इस तरीके का कॉम्बिनेशन बनेगा ना तो आपको बेस्ट पॉसिबल परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। इवन डेवलपर साइड में भी ये चीज पुश कर रहे हैं कि लोग है ना, मतलब जो डेवलपर्स है वो AMD के इकोसिस्टम के लिए ज्यादा अच्छे तरीके से गेम्स वगैरह डिजाइन करें जिसके अंदर AMD का जो प्रोसेसर है उसका यूटिलाइजेशन अच्छे हो और अच्छे तरीके से जो AMD का जो ग्राफिक कार्ड है ना उसका भी यूटिलाइजेशन अच्छे से हो। इंडिया में कब आएंगे एग्जैक्टली इसके बारे में पता नहीं है, लेकिन अच्छी बात यह है कि यहाँ पे काम चल रहा है और लग रहा है कि अब लग रहा है कि कहानी बदल सकती है, क्योंकि एनवीडिया देखा जाए तो वो भी सतर्क हो गई थी जब से कंसोल आने वाले थे और उसके बाद से उन्होंने भी अपने जो ग्राफिक कार्ड्स उनके प्राइसेस कम करे। इवन जो पावर ड्रॉ होता है वो भी थोड़ा कम ले रहा है और ऑल एंड ऑल बात करें तो आपको बेटर पॉसिबल परफॉर्मेंस देने की कोशिश की जा रही कम प्राइस के अंदर। तो कहने का मतलब ये कि AMD ने एक प्रॉपर इकोसिस्टम बना देना चाहता है। ये यहाँ पे AMD के पास सीक्रेट वेपन है जो कि एनवीडिया इंटेल के पास नहीं है। इंटेल ग्राफिक कार्ड नहीं बनाता और जो एनवीडिया वो प्रोसेसर नहीं बनाता। अब अगर AMD को यहाँ पे हराना है तो इंटेल और एनवीडिया को ना कंबाइन करना पड़ेगा, उनको अपनी खुद की मोनोपोली क्रिएट करनी पड़ेगी। नहीं तो अगर ऐसे ही चलता ना आगे चल के AMD भी आगे निकल सकती है। और सिर्फ इतनी ही बात नहीं है, AMD को आगे निकलने के लिए यहाँ पे उसको जरूरत पड़ेगी लैपटॉप्स की भी। मार्केट में देखा तो आज के समय आपको इंटेल और AMD राइजन के लैपटॉप्स देखने को मिलते हैं, लेकिन AMD के ग्राफिक कार्ड वाले लैपटॉप्स नहीं। और यहाँ पे देखा जाए तो AMD क्या कर सकती है कि एक ऐसे लैपटॉप वाले ग्राफिक कार्ड्स को डेवलप करे जो कि कम कीमत में आए और 1 लाख रुपए से कम की कीमत में अगर कोई रे ट्रेसिंग वगैरह जैसी चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं ना, ये गेम चेंजर साबित हो सकती है। क्योंकि अभी के समय मार्केट में जो लैपटॉप्स मिलते हैं ग्राफिक कार्ड्स है अच्छे हैं, लेकिन किसी को अगर हाई एंड रे ट्रेसिंग चाहिए, हाई FPS चाहिए, उसके लिए उसे लाख रुपए के ऊपर खर्च करना ही पड़ता है। लेकिन कोई कंपनी लाख रुपए से कम में एक ऐसा लैपटॉप निकाले जिसके अंदर AMD राइजन का एक अच्छा पावरफुल प्रोसेसर हो और एक अच्छा AMD का GPU जिसमें उसे रे ट्रेसिंग वगैरह देखने को मिल जाए, ये काफी अच्छी चीज हो सकती है। ये तो देखा तो यहाँ पे काफी अच्छे तरीके से काम किया जा रहा है। मतलब AMD भी काम कर रही है, एनवीडिया भी काम कर रही है और एनवीडिया देखा जाए तो इंटेल के कंपैरिजन में थोड़ी सी ज्यादा एग्रेसिव है, लेकिन फिर भी देखा जाए तो AMD अपने ग्राफिक कार्ड के साथ जो मोनोपोली क्रिएट करने की कोशिश कर रही है कि किस तरीके से प्रोसेसर मार्केट में तो घुस चुके हैं और प्रोसेसर का यूज करके वो ग्राफिक कार्ड वाले मार्केट में भी घुसने की कोशिश करे और कुछ इस टाइप का इकोसिस्टम दे कि आपको बेस्ट पॉसिबल परफॉर्मेंस देखने को मिले। यही तभी तो रेश मोड और स्मार्ट एक्सेस मेमोरी ऐसे फीचर्स देखने को मिल रहे हैं। और ऐसे ही आपको जो डायनेमिक लेटेंसी इनपुट होता है, ये लेटेंसी किस तरीके से कम की जाए, तो ये सारे फीचर्स आपको AMD के इकोसिस्टम में देखने को मिलेंगे। यानी कि AMD की कहानी आप सुन लो, अगर आप AMD का ग्राफिक कार्ड लेते हो या फिर AMD का प्रोसेसर लेते हो तो उसको यूटिलाइजेशन करने का एक ही तरीका यही है कि आप उन्हें साथ में यूज करो। यानी कि AMD का प्रोसेसर लिया आपने और उसके अंदर ग्राफिक्स की परफॉर्मेंस अगर आपको अच्छी चाहिए, फ्रेम रेट अच्छा चाहिए, AMD का ग्राफिक कार्ड लो। और अगर आपने AMD का ग्राफिक कार्ड लिया और उसका अगर अच्छे तरीके से उपयोग और यूटिलाइजेशन करना चाहते हो ना, AMD का प्रोसेसर लो। आने वाले समय में कहानी कुछ इस टाइप से हो सकती है, तो देखते हैं कि आगे चल के कहानी क्या बनती है। लेकिन काफी इंटरेस्टिंग चीज लग रही है कि आपको एक और अच्छे ऑल्टरनेटिव्स देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि RTX 3000 सीरीज है ना बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव हो गई थी। अब देखते हैं RX सीरीज आए, हो सकता है आगे चल के इनके अंदर रेट्स वगैरह भी कम हो और कम पैसे में आपको AMD की तरफ से बेटर ग्राफिक कार्ड्स देखने को मिले। इवन मैं लैपटॉप्स के लिए भी एक्साइटेड हूं कि लैपटॉप के अंदर आपको AMD के जो रे ट्रेसिंग वाले ग्राफिक कार्ड है ना RX सीरीज के, ये आपको कब और किस कीमत पे देखने को मिलते हैं। मतलब मैं चाहता हूं कि लाख रुपए के कम में देखने को मिले, क्योंकि अभी देखा तो लाख रुपए के अंदर जितने भी लैपटॉप्स आते हैं ना, गेमिंग के अंदर उन्हें वैसी परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिल रही जैसी आपको PC या डेस्कटॉप के अंदर देखने को मिल रही है। तो एक छोटा सा मार्केट है जिसे भी AMD ना वो क्रैक कर सकती है। तो देखा तो AMD और एनवीडिया
की कहानी ये चल रही है। वैसे आप लोगों को कौन सी कंपनी ज़्यादा पसंद है, क्या AMD पसंद है, एनवीडिया पसंद है? बात नीचे कमेंट करना ना भूलो। वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू आपका वीडियो देखने के लिए। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर गुड बाय।